हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का जो एग्ज़ाम 2 मार्च से होने वाला है, उसकी ये सीरीज चला रखी है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और आज ये हमारा तीसरा सेट है। अगर आपने ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपने ये देख लिए तो यकीन मानो आप पेपर में पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर के आओगे, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस का लेवल मैंने लिया है वो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। आपके पेपर में इससे इजी ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने इनको ढंग से तैयार कर लिया तो आप आराम से पेपर को पूरे मार्क्स, आप पेपर को क्रैक करके आओगे, पूरे मार्क्स लेकर के आओगे। 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन ये आपके रीजनिंग के आने वाले हैं और ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप अपना फाइनल मेरिट में नाम देख पाओगे और 100+ स्कोर आपको करना पड़ेगा कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आपने फॉर्म डाल रखा है और आप ये पेपर देने वाले हो तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी आज की तीसरी वीडियो है। जो नए स्टूडेंट, जो इस चैनल पर नए लोग हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस चैनल पर आपको एसएससी एग्ज़ाम और इसके अलावा जो रेलवे है और दूसरे जो एग्ज़ाम है उनकी सबकी डिटेल मिलती रहेगी। एक कोर्स जो है स्टार्ट किया है मैंने, एसएससी एग्ज़ाम जितने भी 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका कोर्स आज अनाउंस हो चुका है, आज से लॉन्च हो गया है कोर्स। ये कोर्स आपको एक ऐप पर मिलेगा, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर लॉगिन करोगे आप एज ए स्टूडेंट तो आप कोर्स में एनरोल हो जाओगे। कोर्स हमारे पास जो अवेलेबल है वो सीजीएल 2025, सीपीओ 2025, सीएचएसएल 2025 और दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको वीओडी बैच, रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेगी, लाइव डाउट सेशन भी आपके चलते रहेंगे, 100+ क्लासेस आपकी रहेगी। एक बेहतरीन कोर्स डिजाइन है ये, एक बेहतरीन कोर्स बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक का। सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे और साथ के साथ 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। यहीं से ही आपको सारी चीज़, आपको मॉक टेस्ट अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट ले सकते हो, अदरवाइज इसी पर आपको 10 मॉक टेस्ट में दे दूंगा। फीस बस इतनी सी फीस रहेगी, 1 टाइम पेमेंट है फुल कोर्स की। अगर अधिक जानकारी आपको लेनी है इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक बात मैं बता दूं, आरपीएफ जो है एसआई का जो पेपर देखा गया था उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बना रहे थे, तो यहाँ भी आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं सारे इजी ही क्वेश्चन आए। मॉडरेट टू टफर साइड थोड़ा सा पेपर ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारे को बच्चे ने फिल्टर भी करने हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 2 से 3 क्वेश्चन आपको मॉडरेट दिखेंगे, बाकी सब इजी साइड ही दिखेंगे। तो आपको मैं सारे क्वेश्चंस की तैयारी कराने के लिए ये सीरीज लेकर के आया हूँ। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया कि एक शहर की जनसंख्या 250 लाख है, इसमें प्रत्येक वर्ष 8% की वृद्धि हो जाती है। यदि 3 वर्ष बाद प्राकृतिक आपदा के कारण जनसंख्या का 44 सही 4/9% इनकी मृत्यु हो जाए, इतने परसेंट लोगों की मृत्यु हो जाए, तो जनसंख्या का 12 सही 1/2% यानी 12.5% प्लान कर जाए, मतलब कुछ तो मर गए और कुछ प्लान कर गए, तो 3 वर्ष बाद शहर की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। कैसे करोगे आप इस सवाल को, बताओ जल्दी से। आपका एग्जाम नज़दीक है, मात्र 24 दिन बचे अब आपके एग्जाम में, तो आप मुझे बताओ क्या आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार हो क्या। 250 लाख की बात कर रहा है ये, 250 लाख, ठीक है। 250 लाख का मतलब ये हो गया 250,000 और इसमें और जीरो आप ऐड करोगे तो देखना कितनी हो गई है, ठीक है जी। और एक जीरो आप इसमें और ऐड करोगे, ठीक है, अब बनेगा ये 250 लाख हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होना है कि प्रत्येक वर्ष 8% की वृद्धि हो रही है। पहला साल देखो, आप मुझे बताओ 250 का 8%, 8% मतलब 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो चली जाएगी, ये कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो रहेगी रहेगी है, 1 2 3 4 5 जीरो रहेगी। और 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे होता है जी 200, कितना होता है 200। तो अब आप इसमें ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, ये यहाँ पे रखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7, इसके नीचे 2 रखोगे तो कितना बन जाएगा, ये
ये बन जाएगा 27 और इसके पीछे लगा दो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ये जनसंख्या हो जाएगी पहली साल। बोलो क्लियर है सभी को? ठीक है, बात करते हैं दूसरी साल में। दूसरी साल में फिर 8% बढ़ेगी। आप मुझे बताओ, आप देखो इसका पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ये निकालो कि 8% निकालना ना आपको, 2 जीरो ये हटानी पड़ेगी आपको। तो अब कितनी जीरो बचेगी? 1 2 3 4 5, 5 जीरो होगी और 27 की गुणा 8 में करनी है। तो कितने जीरो? देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो लग गई। और इसमें किसकी गुणा करनी है? 1 2 3 4 5, इसमें 27 में 8 की गुणा करनी है। करो 8 सत्ते 56, 5 बचेंगे। 8 दूनी 16, 16 और 5 21। तो दूसरी साल कितने हो जाएगी बोलो? 2 9 1 6 और ये 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, इतनी जनसंख्या होगी। अब तीसरे साल की बताओ। तीसरे सवाल, ये सवाल आपको करने ही पड़ेंगे, इस टाइप के कैलकुलेटिव सवाल 1-2 सवाल जरूर देखने को मिलेगा मेरे भाई। अब इसका तीसरे साल फिर 8% बढ़ेंगे। 8% तो 2 जीरो हटानी पड़ेगी आपको। कितनी जीरो बचेगी अब? 1 2 3, 3 जीरो बचेगी। लगा दो यहाँ 1 2 3, 3 जीरो लग गई। अब 8 की गुणा इसमें करोगे तो आप 8 6 48, 4 बचेंगे। 8 एक टमाटर 4 12, 1 बचेगा। 8 9 72 और 1 73, 7 बचेंगे। फिर 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होता है? 23। अब आप इसको ऐड करोगे तो मेरे भाई कितना होगा? ये हो जाएगा 0 0 0 8 2 6 3 9, 3 और 1 4, 9 और 2 11, 2 और 1 3। इतनी जनसंख्या हो जाएगी ये आपकी 3 साल बाद। ठीक है, लेकिन 3 साल बाद में कुछ लोग तो इसमें से मर जाएंगे। कितने लोग मरे हैं भाई? ये 44 सही 4/9% क्या होता है? आपने पढ़ा है कि 11 सही 1/9% होता है। 1/9, 44 सही 4/9 मतलब जो है इसमें 4 की गुणा करो तो कितना हो गया? 4/9। 9 में से 4 लोग गए, 9 में से 4 लोग मर गए, तो कितने बच गए? 5 बच गए, यानी कि 9/5। ठीक है जी। 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है? 8%, 1/8, यानी कि 12.5% का मतलब 1/8। ये मैंने आपको परसेंटेज में सारी चीज़ सिखाई है। जो हमारा कोर्स है उसमें परसेंटेज में जो चैप्टर है, बेसिक सारी चीज़ की कैसे आप जो है 12.5 को 1/8 लिख सकते हो, ये सब कुछ मैंने कोर्स में बताया है। अच्छा, ये लोग प्लान कर गए तो कितने बच गए आपको? हो गए जी 7/8 बच गए। अब बस इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करोगे आप इसको कैलकुलेट, जल्दी से बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप? क्या ये संख्या 9 से कट रही है क्या? 9 4 2 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18, बिल्कुल 9 से कट रही है। काट दो इसको 9 से, देखते हैं कितना बचेगा। देखो 9 दूनी 18, 9 पंजे 9 चौक 36, 9 18 9 30 27 चलेगा। पहले 27 चलेगा, 11 में से 7 गए 4 बचेंगे, 44 हो जाएगा। फिर 9 चौक 36, 14 में से 6 गए 8 बचेंगे। फिर 9 9 81, फिर 8 बचेंगे। फिर 9 9 81, फिर 9 दूनी 18 और ये 3 जीरो लग गई, कट गई संख्या 9 से। अब ये 8 से भी काट लो इसको। देखो 8 से काटो इसको, 8 से जाएगी तो कितनी बचेगी? 8 तिया 24, 8 चौक 32, 2 बचेंगे। 9 उतारेंगे हम नीचे, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 5 बचेंगे। फिर 8 सत्ते 56, 56 चलेगा। फिर 3 बचेंगे। फिर 8 चौक 32 और ये हो गया जी ये। और अब आपको इसमें गुणा करनी है किसकी? पहले 5 की गुणा करनी है, फिर 7 की गुणा करनी है। तो देखो ध्यान से, 3 जीरो सभी में आ रही है क्या? 3 जीरो बिल्कुल आ रही है, 3 जीरो आ रही है, 3 जीरो आ रही है और यहाँ भी 3 जीरो आ रही है। ठीक है जी, करो। देखो यहीं से आंसर मिल गया मुझे। कैसे मिल गया? देखो 3 जीरो तो आएगी। ठीक, 5 की गुणा जब आप 4 में करोगे तो 5 चौक 20, 1 जीरो और मिलेगी। ठीक है, 1 जीरो और मिलेगी। तो जब 7 की 20 में गुणा करोगे तो यहाँ तो जीरो ही रहेगा ना, यानी कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें 4 जीरो हो। जिसमें क्या हो? जिसमें 4 जीरो हो। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है आपको 4 जीरो? ये रहा 1 2 3 4। आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना, आपका ऑप्शन बनेगा ये। बताओ जी, क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो इसको एक बार कर लेना भाई, कैलकुलेट कर लेना इसको एक बार और देखना आपका क्या आंसर आया है। समझ आ गई बात? ठीक है, कितना बढ़िया सवाल था। अगले सवाल पर आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले सवाल में बोला गया कि 3 संख्याओं के बीच का अनुपात 1:9:2 है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के न्यूनतम संभावित मानों के बीच का अंतर बताओ।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या इसमें से आपको कौन सी दिख रही है? सबसे छोटी की वैल्यू 1 यूनिट में है, बड़े वाले की 9 यूनिट में है। इनका अंतर कितना आएगा मेरे भाई? 8 आएगा, 8। यानी ऑप्शन जो भी होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। अब 8 का मल्टीपल ये भी है, 8 का मल्टीपल ये भी है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो गए हमारे कट। ठीक है जी, ये दो ऑप्शन हमारे कट गए। जो संख्या 8 का मल्टीपल है और इनका जो HCF है वो 12 है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, देखना मैंने आपको बताया था कि HCF वो नंबर होता है जो सबको काट देता है। अब मतलब जिस जिस संख्याओं का हम निकाल रहे हैं उनको काट देना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 अट्ठे 96, लो मिल गया आंसर। ठीक है, कितना जवाब रहेगा? 12 अट्ठे 96। तो कौन सी वैल्यू आएगी? वो 96। आप कैसे कर सकते हो? आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक संख्या 12 में है तो सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर 12 एकम 12 रहेगी। फिर 9 के यूनिट में है तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या रहेगा? सबसे लार्जेस्ट नंबर 12 9 में 108 होता है। ठीक है, फिर दूसरी है जो 2 यूनिट वाली है, यानी कि जो मिडल नंबर रहेगा, मिडल नंबर 12 दूनी 24 रहेगा। आपसे इन दोनों का अंतर पूछा, 108 में से 12 घटाओगे कितना आएगा? 96। बताओ क्लियर है क्या बात? बोलो। ठीक है भाई, अगले सवाल पर बढ़े। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है नाव धारा का। कैसे करोगे? आपने पढ़ा है क्या सवाल? एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। दो बिंदु है ए और बी। बिंदु ए से नाव अपनी यात्रा आरंभ करती है और बिंदु बी तक जाती है। ये बिंदु ए है, यहाँ तक जा रही है बिंदु बी तक। ठीक है जी, अच्छा जी। और उसे कुल 16 घंटे लगते हैं, 16 घंटों में वो वापस भी आ जाती है, मतलब यहाँ से गई और वापस आई। एक बात देखो, जब नाव गई होगी तो इधर पानी भी बह रहा होगा इस साइड में, तो पानी की धारा और नाव की धारा दोनों जब एक ही साइड में बहेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी यहाँ स्पीड रहेगी x + y। ठीक है, बढ़ जाएगी, दोनों की स्पीड जुड़ेगी। लेकिन जब वो वापस आई होगी तो पानी तो इस बार इधर को बह रहा है और नाव इधर इस साइड को बह रही है, तो यानी कि स्पीड पे कुछ फर्क पड़ेगा, स्पीड कुछ कम हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x - y। ये स्पीड है, रिलेटिव स्पीड। ये जाते वक्त स्पीड है और ये आते वक्त स्पीड है। बताओ क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है जी। अब नाव की स्पीड दे रखी है कितनी? 12 किलोमीटर पर आवर। पानी की स्पीड कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर पर आवर। जब जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 3 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बोलो, जुड़ जाएंगे दोनों। लेकिन जब वापस आएगी तो वापस आने में क्या होगी? दोनों घट जाएगी। 12 - 3 कितना हो गया? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समय पूछा है। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो ये दूरी d थी, ये दूरी d थी, d/, एक बार जारी है, समय क्या होता है? दूरी बटे चाल प्लस, फिर आएगी उसी दूरी को कवर करेगी d/, लेकिन इस बार आने वाली स्पीड लगेगी इसमें। और ये टाइम कितना दे रखा है आपको? 16 घंटे का टाइम ही दे रखा है। अच्छा जी, d/x + y कितना दे रखा है आपको? 15। दूरी x - y कितना है आपका? 9। और ये = 16। अब यहां से आपको d की वैल्यू निकालनी। एक तरीका तो ये है कि आप इसका एलसीएम लो, एक तरीका ये है कि ऑप्शन को देखो और ऑप्शन में आपको डिस्टेंस ही तो दे रखी है। अगर मैं यहां से ऑप्शन पकड़ूं, मान लो कि मैं 90 पकड़ लेता हूं, मैं मानता हूं कि ये दूरी 90 है, d की वैल्यू मैं 90 पकड़ लेता हूं, तो क्या ये 16 आएगा क्या? देखो 15 × 6 = 90 आ गया। 9 से 90 काटेंगे 10, 10 और 6 16 आ गया। किस पे आया है? 90 किलोमीटर पे। बस आंसर मिल गया मुझे। ए ऑप्शन इसका सही जाने वाला है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको डिस्टेंस ही दी है। और अगर आपको डिस्टेंस दी है तो ऑप्शन को पकड़ो, यहां रखो और कैलकुलेट करके देख लो, बैलेंस करके देख लो कि कौन सा सही बैठ रहा है। समझ गए? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का सवाल भी तगड़े सवाल आपको वहां पेपर में देखने को मिलेंगे। इससे टफ नहीं जाने वाला, इससे टफ नहीं जाएंगे। जितने भी सवाल मैं आपको कराने वाला हूं उससे टफ सवाल नहीं जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसी से कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित आपके सवाल बनेंगे। आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा क्या? बोर्ड मास, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर हम ऑफ यानी का को सोल्व करते हैं, फिर हम डिवाइड, फिर हम मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे सोल्व करते हैं।
ब्रैकेट तो इसमें नहीं दिख रहा है कहीं भी, लेकिन इसमें का दिख रहा है, का, ये रहा का, एक ये रहा का, और तो नहीं है कहीं, बिल्कुल नहीं है। सोल्व करो अब इसको। देखो का को सोल्व करेंगे यानी कि पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, 24 चौका कितना होता है 96, ठीक है। तो 4 भाग का मतलब हो गया अपॉन 96, बोलो भाग की जगह गुणा लिखा उल्टा करके। फिर ये क्या है, ये गुणा है, गुणा 8, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये क्या है, ये प्लस है भाई, ये प्लस है, प्लस ये 28 इंटू 8 ऐसे लिख लूँ मैं, 28 इंटू 8, भाग का मतलब बटे में हो गया 24, ठीक है जी, माइनस 4, फिर ये भाग है, इस भाग का मतलब फिर बटे 3, फिर ये क्या है प्लस 4 माइनस 4, काट मत देना यहाँ पर क्योंकि यहाँ भाग दे रखा है, प्लस 4 माइनस 4 बटे 12, 4 बटे 12 नहीं लिखे क्योंकि का दे रखा है, पहले इसको सोल्व करेंगे, 12 चौक 48 बटे में 48 लिखा जाएगा, और गुना में ये 12 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बन गई इक्वेशन, समझ आया क्या सभी को? पहले का को सोल्व करेंगे उसके बाद भाग को सोल्व करेंगे, बहुत सारे बच्चे इन सवालों में मिस्टेक कर देंगे यहाँ पर। अब देखो 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ तो बच गया लास्ट में +3, इतनी कैलकुलेशन करी तो +3 बच गया। ये कितना है यहाँ, ये -4 बटे 3 है, इसको बाद में सोल्व करेंगे। यहाँ देखो 8 तिया 24 और ये बस 28 बटे 3 बच गया, ये बच गया जी 28 बटे 3, ठीक है। ये 12 सते 84 और 12 अट्ठे 96 और 4 तिया 12, ये हो गया जी 1 बटे 3, यहाँ तक हो गया 1 बटे 3। अब बस आपको इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से, 3 को ले लो एलसीएम, 3 नीचे आएगा तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, क्या बच गया यहाँ पे 1 + 28 - 4 + 3 तिया 9, 9 में से 4 गए, यहाँ 5 हो गया, 28 और 1 29, 29 और 5 34, कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन, ये रहा जी, देखो ए ऑप्शन। समझ आया बात? सिंप्लीफिकेशन का सवाल है लेकिन कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कंसेप्ट इसके समझने पड़ेंगे, और इससे बड़ा सिंप्लीफिकेशन नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। बाकी जो सिंप्लीफिकेशन आएंगे दूसरे टाइप के आएंगे और वो मैं आपको अगले सेट में करा दूंगा। अब इस सवाल को देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला गया सवाल में, एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए, 8 टोटल 8 नल लगे हुए हैं, उनमें से कुछ नल तो टंकी को भरते हैं और शेष टंकी को खाली करते हैं, ठीक है। अगर आपको जल्दी करना है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, अगर आपको धीरे धीरे समझना है तो नॉर्मल स्पीड चल रही है मेरी। अच्छा जी, प्रत्येक पानी का नल टंकी को 12 घंटों में भर सकता है। भरने वाला टैंक कितने भर रहा है, ये टंकी को नल कितने भर रहा है, 12 घंटों में। अच्छा, एक तरफ तो है भरने वाले, कितने घंटों में भर रहे हैं, 12 घंटों में, ठीक है जी, लिख लिया। फिर प्रत्येक आउटलेट नल टंकी को 36 घंटों में खाली करता है। एक तरफ है खाली करने वाले 36 घंटों में खाली कर रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता वह कितने लोग हैं, वे कितने नल है, लेकिन एक भरने वाला 12 घंटों में भर रहा है और खाली करने वाला 36 घंटों में खाली कर रहा है। ठीक होगी बात? ठीक है। जब सभी नलों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी भर जाती है 3 घंटे में, ये भी एक बात दी है। अच्छा जी, आपसे पूछा इनलेट मतलब भरने वाला और आउटलेट मतलब खाली करने वाला नलों की संख्या का अनुपात बताओ क्या होगा। क्या आपने पाइप और टंकी के सवाल पढ़े क्या? बेसिक सवाल आपने पढ़े होंगे, इस टाइप के सवाल पढ़े क्या आपने? ये सारे सवाल आपको कोर्स में कराए जाएंगे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके जाओगे तो इजी सवाल तो आराम से कर जाओगे आप लोग। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा कि इनका एलसीएम लेते हैं जी हम लोग 36, ये 12 तिया 36, ये 36 एकम 36, लेकिन ये तो खाली करने वाला है। समझ आ गई बात? ये खाली करने वाला है, ठीक है। अच्छा, कितने नल है टोटल? 8। आपसे क्या पूछा? नलों की संख्या का अनुपात। अनुपात पूछा आपसे तो अनुपात भी तो वो 8 में ही बनेगा ना। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, दोनों सेम ही है, बस इनलेट और आउटलेट आगे पीछे दे रखा है इसमें। 5 और 4 9 बनेंगे, नल 8 ही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 2 5 8 बनने चाहिए थे, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शन में फंस गया आगे, ठीक है। अब ये देखना कि इनलेट ज़्यादा है या आउटलेट ज़्यादा है। ओबियसली सी बात है इनलेट ही ज़्यादा हो गया अगर तुक्का लगाना होगा, क्योंकि 12 घंटे में भर रहा है, ये 36 घंटों में खाली कर रहा है। सभी 3-3 घंटों में सभी को नल को खोला जाता तो 3 घंटे में भर जाती है। भर जाती है मतलब भरने वाले पाइप ज़्यादा रहे होंगे, तो भरने वाले अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहो तो बी ऑप्शन तक पहुँच गए आप आराम से कि भरने वाले ज़्यादा रहे होंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन को अंदाजे से करना, जो आपको पेपर में करना पड़ सकता है किसी न किसी सवाल में। लेकिन अगर मैं इसके कंसेप्ट की बात करूं
तो 3 माइनस 1 36 हो गया जी। अच्छा, इसका मतलब यह है कि एक पाइप 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में। और ये जो बी पाइप है ये 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है। बताओ ठीक बात है, यहां तक ठीक है। सभी नलों को कितने के लिए खोला गया? सभी नल। अभी तो मुझे यही नहीं पता नल है कितने ये, लेकिन नल अगर मैं 8 के 8 मान लूं, देखो अगर मैं 8 के 8 नल मान लूं कि 8 ही भरने वाले 8 ही खाली करने वाले, तो मुझे बताओ 8, एक नल 3 घंटे भर रहा, 8 कितने भरेंगे? 24 लीटर भर देंगे घंटे में। लेकिन कितने घंटे के लिए भरना है? ये भरना है 3 घंटों के लिए, 3 घंटे के लिए चले ना एक साथ, ठीक है। अच्छा जी, कितने हो गए? 8 तिया 24 और 24 ती 72, ये हो गया जी आपका 72, ठीक है, 72 यूनिट। अच्छा, अगर मैं खाली करने वालों को भी 8 ही मान लूँ, ये 8 ही है, तो 8 नल है, एक नल कितना खाली कर रहा है? -1 लीटर कर रहा है, और कितने घंटे के लिए चलेगा? 3, 8 तिया 24 ही हो गया जी, -24, ठीक। ये 72 भरने वाले हैं, ये -24 खाली कर रहा है, लेकिन ओवरऑल टंकी की कैपेसिटी है कितनी? 36। लगा दो एलिगेशन इसमें, कितना जाएगा? 12 में से 6 गए 6, और यहाँ 6 में से 3 गए 3, 36 हो गया जी। ये 36 दूनी 72, ठीक है। इसमें से घटाओगे कितना हो जाएगा? ये देखो, इसमें से घटाओगे, ये पहले ही माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 10 3 2 5 60 हो गया। रेशो निकालना आपको, किससे जा रहा है? 12 से, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, आंसर मिल गया 5:3। तो ये तो है सवाल को करने का तरीका, लेकिन अगर आप इस तरीके को नहीं जान पाए आप पेपर में, तो आप कैसे करोगे? जैसे मैंने बताया, अंदाजा लगा लो कि भाई 3 घंटों में भर रही है ना, वो खाली तो नहीं। अगर खाली होती तो इसका मतलब खाली करने वाले पाइप ज़्यादा होते, फिर ऑप्शन ए सही होता। लेकिन यहाँ वो भर रही है, इसका मतलब भरने वाले ज़्यादा है, और टोटल 8 होने चाहिए। यहाँ तो 8 नहीं बन रहा है, यहाँ ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए, इन 2 में 8 बन रहा है, लेकिन भर रही है टंकी, तो भरने वाले ज़्यादा हो गए। बी ऑप्शन पे तुक्का लगाओ, आगे बढ़ो। समझ आई क्या बात? आगे बढ़े हम सवाल में। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। बोला गया यदि किसी वस्तु की कीमत 20% और 25% की 2 क्रमागत छूट के बाद p रुपए है, तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी? मूल कीमत मान लो x थी, 20% की एक बार छूट दी 1/5, यानी कि 4/5 की बेची वो। फिर 25% की छूट दी, 1/4 होता है, यानी कि 3/4 हो गया जी। बोलो, और इसके बाद ये रुपए p आए। देखो 4 से 4 खत्म, आपको x की वैल्यू निकालनी है, मूल कीमत निकालनी, तो 5 ऊपर जाएगा, 5p/3। इजी सवाल था, बहुत ही इजी सवाल, ए ऑप्शन। लेकिन 60% बच्चों पर ये इजी सवाल भी नहीं होगा, लिख के दे रहा हूं मैं आपको ये बात। 60% बच्चे इसको भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो कर जाएंगे। आगे बढ़ो, फिर अगला सवाल देखो। अब एवरेज का बेहतरीन लेवल का सवाल है। बेसिक सवाल आपको हर यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, हर यूट्यूब चैनल पर, लेकिन ये वो सवाल है जो आपके माइंड सेट को ब्रॉड करेंगे, जो आपको थोड़ा सा ओपन करेंगे, जो आपको आपके दिमाग की बत्ती को खोलेंगे। देखो 13 संख्या है, इनका औसत हो गया 43, ठीक है जी, ठीक है। पहली 3 संख्याओं का औसत 37, 3 संख्याओं का औसत 37, ये ऐसे बना लो लाइन। अगली 7 संख्याओं का औसत 47, 7 संख्याओं का हो गया जी 47। कितनी हुई है टोटल? 10 हुई। कितनी बच गई? अभी 3 संख्याएं बच गई। अभी हमें नहीं पता ये 3 संख्याएं कौन सी है, इनका जोड़ कितना है, लेकिन सवाल में ये दिया कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या की 3 गुनी है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 ज़्यादा है। देख रहे हो क्या कोड लगा दिया इसने। और फिर सवाल में क्या पूछा कि 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत कितना है। बोलो, कर सकते हो क्या सवाल को? हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें इन तीनों संख्याओं का जोड़ ना पता हो। जब तक हम 3 संख्याओं का जोड़ ना जान लेंगे, तब तक हम 11वीं 12वीं और 13वीं संख्या पे कोड कैसे लगाएंगे? लगा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें इनका जोड़ करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कितना जोड़ है इनका। तो देखो एक सिंपल सा तरीका है, 43 से 37 कितना कम है? आप कहोगे जी 6 कम है। ये 6 कम है, एक नंबर 6 कम है, तो टोटल 3 नंबर होगा, कितना कम हो गया? माइनस के 18 कम हो गया। बढ़िया। ये इससे कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है जी, प्लस का 4 ज़्यादा है। 7 का टोटल कितना हो गया? प्लस का 28। ओवरऑल डिफरेंस कितना आया? प्लस के 10 का। यानी कि ये जो नंबर है ना शुरू के, ये 10 नंबर, 7 और 3 10 नंबर,
ये 10 नंबर, समझना ध्यान से, ये 10 नंबर 10 अंक ज्यादा लेकर के बैठे हैं। और एवरेज वो नंबर होता है जो सबको बैलेंस बनाए, यानी 43 तब आएगा जब इन तीन में से ये 10 घट जाएंगे, इन तीन नंबरों पे जोड़ में से। तो इधर डेविएशन -10 का होना चाहिए। ठीक है, हो गया जी -10 का, चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब जो ये -10 का डेविएशन हुआ है, ये कितने नंबरों में बटेगा? मुझे तो क्या निकालना, मुझे जोड़ निकालना है ना, जोड़। अच्छा जी, -10/3 ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। तो कितना हो जाएगा ये? 43 -10/3, ये नंबरों का जोड़ हो सकता है। ठीक, चलो जी, फिर आगे देखेंगे हम इसको। 43 -10/3, इसे ऐसे ही रखो अभी। या इसका दूसरा तरीका भी है कि आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये -10 का डेविएशन हो गया इन तीन नंबरों में। ठीक है, 1 अंक लेना पड़ेगा भाई इसमें, क्योंकि 10/3 जा रहा ना, तो एक नंबर कितना घटेगा? 3.33 आएगा इसमें। ठीक है, तो मैं 1 अंक ले लेता हूँ बस। यानी कि एवरेज में से ये 3.33 घटा दो तो कितना जाएगा? ये हो जाएगा आपका 39.7। ठीक है, 39.7। लेकिन मैं एक का निकाल ही क्यों रहा हूँ? मुझे तो यही चाहिए ना, 33 ही आ गया ना सीधा ही। जोड़ चाहिए ना मुझे, तो जोड़। या फिर आप ऐसे ही करो, देखो, -10/3, एक का कितना हो गया? 3.3। ठीक है, इसमें से घटाओगे कितना हो गया? 39.7। ठीक, ओके। अच्छा, ये एवरेज आया है इन तीन का। अगर आपसे सिर्फ एवरेज ही पूछा जाता तो यहाँ तक छोड़ देते हमें। हमें निकालना है इनका जोड़। 10 में से 3 गए 7, और यहाँ 12 में से 3 गए 9। ठीक है, इनका जोड़ निकालना, 3 की मल्टी 3 7 21, फिर 9 3 27, 2 29, 2 बचेंगे, 3 3 9 और 2 11, कितना हो गया? 119.1। ये जोड़ है। अब ये तो जोड़ आया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको निकालनी पड़ेगी ये जो कोड आपको दिए है इनके हिसाब से कैलकुलेशन। देखो ध्यान से, क्या बोला गया? ये 11वीं संख्या, 12वीं संख्या, 13वीं संख्या। 13वीं संख्या से एक अधिक है कौन? 12वीं संख्या। और 11वीं संख्या है 12वीं संख्या की 3 गुनी। मान लो ये x है। ठीक है, ये x है। चलो जी, 12वीं संख्या क्या है? 13वीं संख्या से एक अधिक, तो ये कितनी होगी? x+1 होगी। और 11वीं संख्या क्या है? 12वीं संख्या की 3 गुनी, इसका 3 गुना करेंगे 3x+3। ठीक है, और इन सब का जो जोड़ है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 119.1, लगभग बराबर में मान के चल रहा हूं मैं। ये कितना हो गया? 3 और 1 4 और 1 5। ये कितना हो गया? +4 5x। इस 4 को इधर लेकर जाओगे आप, घटाओगे इसमें से, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 115.1। 115.1, 115 ही मान लो क्या? जो पॉइंट आएगी उस पॉइंट को कर लेंगे आसपास, क्योंकि थोड़े से नियरेस्ट है, हो जाएगा वैसे। ठीक है, अगर मैं 115 मान लूँ तो x की वैल्यू कितनी आती है? 5 दूनी 10, 5 तिया 15। x की वैल्यू कितनी आती है? 23। कितनी आ रही है? लगभग 23। 23.1 आएगा वैसे। 23.5 तिया 15, 5 दूनी 10, 23.2 आएगा। ठीक है, चलो, क्या पूछा आपसे? 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत। 11वीं संख्या ये है, जो कि है 3, कॉमन लिया तो x+1, यही है ना। 13वीं संख्या कितनी है? 13वीं संख्या है सिर्फ x प्लस x, औसत निकालना /2 करेंगे। x की वैल्यू रखो यहाँ पे 23, 24, 24 दूनी 48, 24 थी 72, प्लस ये कितना हो जाएगा? 23 रखा मैंने /2, 3 2 5, और ये हो गया 7 और 2 9, /2 कितना जाएगा? देखो, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 47.5, लगभग 47.5 के करीब नंबर आएगा। तो ये रहा बी ऑप्शन, 47.5। ये एवरेज का सबसे टफ साइड का सवाल है। आपसे ज़्यादातर यहाँ तक सवाल पूछ सकता है कि ये वाला एवरेज बताओ, ये कितना होगा इन तीन संख्याओं का, या जोड़ पूछ सकता है बस। लेकिन इससे आगे भी अगर मॉडरेट कर दिया तो इस टाइप के सवाल बन जाएंगे, जो कि सबसे टफर साइड हो जाएंगे सवाल ये। आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अगला क्वेश्चन। गायों और मुर्गियों की एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 28 अधिक है। गायों की संख्या बताओ कितनी होगी? बताओ जी। एक ग्रुप है जिसमें कुछ हैन है और कुछ गायें हैं, काउज है। ठीक, अच्छा,
इनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 28 अधिक है। किसकी? गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या। मुर्गियों के कितने पैर होते? मुर्गियों के पैर होते हैं 2, तो 2h लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। गाय के कितने पैर होते हैं? 4, 4c लिख दूं यहाँ पे, ठीक है जी। इनके पैरों की संख्या जो आ रही है, सिरों की संख्या के 2 गुने। सिर कितने होंगे? जितनी हैन और जितनी काऊ। सिर कितने हो गए? जितनी हैन जितनी काऊ उतने सिर। उसके 2 गुने से 28 अधिक है, यानी कि 2 गुने से 28 अधिक है पैरों की संख्या। ये बन गई हमारी इक्वेशन। आपसे पूछा गायों की संख्या कितनी होगी, यानी कि काऊ की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो यहाँ पे 2h प्लस 4c, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2h प्लस 2c प्लस 28। देखो 2h से 2h खत्म, इस 2 को इधर लेकर के आओ, कितना बचेगा? 2c इक्वल टू 28, और 2 से काट दो, 14 दूनी 28। काउज की वैल्यू कितनी आ गई? 14। कर पाओगे क्या? ऐसे सवाल अगर पेपर में आ गए तो सिर चकरा जाएगा आपका, क्योंकि आपने पढ़े हैं सिर्फ ये सवाल कि पैरों की संख्या इतनी है ना, सिरों की संख्या इतनी है, तो बताओ मुर्गी कितनी होगी, गाय कितनी होगी। बेसिक सवाल पढ़े आपने। मैं आपको तैयार करा रहा हूँ ऐसे सवालों के लिए। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 72 और 32 का मध्यानुपाती m है। फिर उसके बाद कहा 18 और m का तृतीयानुपाती बताओ। मध्यानुपाती जानते हो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2 नंबर का मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। कितना होगा? 72 गुणा 32। 72 को आप क्या लिख सकते हो? 8 नंबर 72। 32 को क्या लिख सकते हो? 8 चौक 32। इन 2 में से एक 8 बाहर आ जाएगा, इस 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, इस 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 8 या 24, 24 दूनी 48। मध्यानुपाती हो गया 48। यही m की वैल्यू है, ठीक है, ये m की वैल्यू है। अब अगर आपको 2 नंबर का तृतीयानुपाती निकालना है तो वो क्या होता है? वो होता है b स्क्वायर अपॉन a। b स्क्वायर अपॉन a, यानी m का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 48 इंटू 48, और a क्या करेंगे? 18, 18 से भाग करेंगे, यही आपका क्या होगा? तृतीयानुपाती। देखो 8 6 48, यानी 6 से काट दो 8 बार, 6 से काट दो 36 18, इसको 3 से काट दो 16 32 16 48, और 16 8 8 6 48, 128 होता है। ऑप्शन सी देखो ध्यान से, 128। एक ही सवाल में 2 कंसेप्ट बता दिए, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। ढंग से याद कर लेना इनको। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती भी बता देता हूं मैं। ये तो है मध्यानुपाती, ये है तृतीयानुपाती, और चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती मान लो 3 नंबर है ए बी सी, उनका चतुर्थानुपाती डी है, तो डी की जो वैल्यू होगी वो होगी बी सी अपॉन ए। ध्यान रखना बस, ये ध्यान रखना है तीनों चीज, इससे बाहर नहीं जाएगी चीजें, ठीक है? कर लोगे? बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये सवाल मैंने 2 सवाल इसमें रीजनिंग के भी कर लिए, मैथ्स रीजनिंग दोनों में काउंट है, क्योंकि इस टाइप के सवाल आ सकते हैं आपके सीरीज में। आपसे बोला गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो सीरीज कैसे बढ़ रही है, इनके बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? 1.2 का। 9 में से घटाओगे 8 में 7 गया, 1.2 का। इनके बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये भी 1.2 का। इसके बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये भी 1.2 का। तो यानी कि यहाँ भी 1.2 का डिफरेंस होगा, और जब आप इसमें 1.2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15.6 आना चाहिए था। क्या टाइपिंग मिस्टेक है क्या? 6 में से 4 गए 2, 4 में 4 है 3 4 5, 15 है भाई। ये 15 है। 15 15 15, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, 0.2 11, अरे यार 2.2 का डिफरेंस है, और यहाँ 4 में 2 गए 2, 4 में से गए, ये 3.2 का डिफरेंस है, ठीक है? तो इस बार कितना होगा? इस बार 4.2 का होगा, तो कितना हो जाएगा? 18.6 हो जाएगा, ठीक है जी। बी ऑप्शन आया समझ में? बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या बोला गया? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। क्या करो? फिर से डिफरेंस निकालो इनका। सीरीज हमेशा ही डिफरेंस के आधार पर चलेगी, या तो प्राइम नंबर का डिफरेंस होगा कुछ, या सीरीज का डिफरेंस होगा कुछ। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है 539। देखना जरा इसका डिफरेंस कितना हुआ। 17 में से, इसमें से घटाओगे ना, ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से घटाओ। 17 में से 9 गए 8, यहाँ 4 बचेगा 14, 14 में से 9 गए, कितने बच गए? 5, 58 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ घटाओ, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 5 गए 6,
ये 62 का डिफरेंस हो गया। यहाँ घटाओ कितना डिफरेंस है, 16 में से 9 गए 7, यहाँ 7 बचेंगे, 7 में से 1 गया 6, बस इतना ही बचेगा। फिर हमें पता नहीं है आगे क्या चल रहा, उसको देखेंगे। 58 और 62 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, 8 और 4 12। फिर यहाँ 5 जोड़ेंगे तब आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 6 जोड़ने पर आना चाहिए था। 6 जोड़ेंगे, यहाँ 73 ऐड होगा, इसमें करो 73 ऐड, 6 3 9 8 7 15 3 और 1 4, 500 459 है कहीं ऑप्शन में, ये रहा ए ऑप्शन। बताओ समझ में आया क्या सभी को? तो इस तरीके से आपकी रीजनिंग की सीरीज और मैथ्स के सवाल, बहुत ही टफ लेवल का ये सेट रहा आज। ये सेट मैंने इसीलिए बनाया कि आप सिर्फ बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करो, आप ये भी समझो कि अगर 35 क्वेश्चन में से आपके 2-3 सवाल भी मॉडरेट आ गए तो उनको कैसे टैकल करोगे, जबकि इतने मॉडरेट नहीं थे ये। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल कर जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक याद कर करके या रट्टे मार करके आप जा रहे हो, ट्रिक समझ के जा रहे हो चैनल से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट समझाने के लिए, ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए ही एसएससी एग्जाम 2025 में जो एसएससी से पूछे जाएंगे, अगर आप 2025 में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स निकाला है मेरे भाई मैंने, ठीक है। ये सभी कोर्स मेरे पास अवेलेबल है वीओडी फॉर्मेट में। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, आपको मैं बता दूंगा। 1100 रुपये की फीस रहेगी, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, और उनकी पीडीएफ भी मिलेगी और 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इससे सस्ता कहाँ मिलेगा आपको, कुछ बताओ। तैयारी करने के लिए 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, 100+ से ज़्यादा क्लासेज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मुझे मैसेज करो, आपको मैं लिंक दूंगा व्हाट्सअप का, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ ही क्लास एंड होती है, आप अपना पेपर बहुत अच्छे से दे करके जाओ। इन सारे सेट को देख लेना, डेली एक सेट मिल रहा है आपको, इजी, मॉडरेट, टफ, हर प्रकार के सवाल मिक्स कर रहा हूँ मैं, ताकि आप अपने पेपर के लिए तैयार हो जाओ। चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, अभी नया ही चैनल है इसलिए आपको सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ थोड़े कम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप कंटेंट देखो, आप ये देखो किस प्रकार की चीज़ें आपको मिल रही है। आप सब्सक्राइब करो तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। आज चैनल को ओपन हुए लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं, ज़्यादा पुराना नहीं है चैनल, नया चैनल है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना मेरे भाई। थैंक यू एवरीवन।